तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दोबारा से योंग फै को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन युआन लोंग के साथ तेजी से कहीं जा रहा होता है। और हमें यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि युआन लोंग वो हमेशा की तरह अपनी बेसुरी आवाज में बहुत ही जोर जोर से गाना गा रहा था और उसके गाने की वजह से योंग फै काफी ज्यादा तंग आ चुका था और उसे अब गुस्सा आने लगा था। वो फौरन से युआन लोंग से कहता है कि क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं, जिस पर युआन लोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही तो गुनगुना रहा हूँ ताकि तुम्हारा हौसला बढ़े, इससे तुम्हारे अंदर जोश पैदा होगा और तुम्हारे अंदर नई एनर्जी आएगी। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम उस डोंगफेंग चेनमिंग को ढूंढ क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी है? मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे इतना दूर उसके पास यहाँ पर लेकर आए हो। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होनी ही चाहिए। तो योंगफे उसे बताता है कि डोंगफिंग चेंगमिंग वो मेरा बहुत ही पुराना दुश्मन है। ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आया। मैं इतनी देर से नोट कर रहा था कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो। तुम असल में अपने उस दुश्मन से बदला लेना चाहते थे। इतना कहने के बाद अचानक से उन लोगों को नीचे मौजूद लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग फौरन से नीचे की तरफ चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नीचे क्योटिक वार सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल्स नीचे पड़े हुए होते हैं और उसके अलावा वहां पर एक मॉन्क मौजूद होता है। यह वही यंग मॉन्क था जिसने क्योटिक वार सेक्ट के पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा था और ये अब भी कंटिन्यूसली उन्हें मारता जा रहा था, मगर अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद अब लड़ने के काबिल नहीं रहा था। और वो मॉन्क अपने बारे में कहता है कि पता नहीं मैं खुद को कितनी ज्यादा देर तक होल्ड कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से थोड़ी सी वाइन पीता है और अपनी बॉडी में थोड़ी सी जान डालता है और उन लोगों से कहता है कि अगर उस फीमेल डीमन गर्ल ने मुझे चोट ना पहुंचाई होती, मैं इंजर्ड ना होता, तो मैं तुम सब लोगों की छुट्टी कर देता। तुम सब लोगों की कोई औकात ही नहीं कि मेरे सामने इस तरह एरोगेट हो सको। मगर यहाँ मौजूद एक वॉरियर कहता है कि इसकी बकवास क्या सुन रहे हो, चलो इसे खत्म कर देते हैं। ये कहने के बाद वो सारे के सारे एक साथ ही उस मॉन्क को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है कि इससे पहले कि वो लोग उस मॉन्क पे हमला करते अचानक से एक रेड फ्लेमिंग सोड आती है और वो उन वॉरियर से टकराते हुए उन्हें बुरी तरह से घायल कर देती है और एक एक बंदा उस सोड से टकरा कर रास्ते से हटता जा रहा होता है और कुछ ही देर के अंदर वो सोड उन सभी को ठिकाने लगा देती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर योंग फै वो फौरन से वापस आ जाता है और वो सोड भी असल में उसी की सोड थी। तो योंग फै को यहाँ पर देखकर वो मॉन्क उससे कहता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी हेल्प की। और योंग फै उससे कहता है मैंने वांग हुई के बारे में सब कुछ सुन लिया है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत अफसोस है। ये कहने के बाद वो उस मॉन्क के कंधे पर जाकर हाथ रखता है और उसे थोड़ा सा दिलासा देता है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जगह पूरी तरह से फ्रीज होना शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा आइस होती है कि वो हर एक चीज को पूरी तरह से जमा कर उनकी कुल्फी बना देती है, यहाँ तक कि वो डेड बॉडी जो नीचे पड़ी हुई थी वो भी पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। यहाँ पर हमें डोंगफेंग चेनमिंग को आते हुए दिखाया जाता है। वो योंग फै से कहता है कि फाइनली ये तुम हो, तो तुम मुझे मिल ही गए। चेनमिंग जब उसे देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए फौरन से तैयार हो जाता है और उसका आइस ओरा वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है, जिससे वो पूरी जमीन पर बड़े बड़े आइस स्टोन्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये देखते ही योंग फै अपने दोस्तों से कहता है कि तुम दोनों फौरन से यहाँ से पीछे हट जाओ। ये सुनते ही वो लोग वहां से हट जाते हैं और चेनमिंग योंग फै को चारों तरफ से उन आइस स्टोन्स के साथ कवर कर लेता है ताकि वो कहीं से भाग न सके। मगर योंग फै खुद उसे यहाँ पे ढूंढते हुए आया था, तो भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर चेनमिंग उससे कहता है 10,000 साल गुजर चुके हैं, तुमने खुद को काफी ज्यादा ग्रो कर लिया होगा और लग भी रहा है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। उसे 10,000 साल पहले वाला योंग फै दिखाई दे रहा था और उसके साथ वो आज वाले योंग फै को भी देख पा रहा था कि दोनों में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। मगर योंग फै उससे कहता है मुझे यकीन नहीं आता कि तुम 10,000 साल के बाद आखिरकार दोबारा मेरे पास आ ही गए। मगर डोंगफेंग उससे कहता है कि तुम मरकर दोबारा जिंदा हुए हो और उसके बावजूद भी तुम्हें बिल्कुल पहले वाला फेस मिला है। ये देखकर मेरा खून तो और भी ज्यादा जोश मार रहा है। शायद ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था कि 10,000 साल गुजरने के बाद भी हम दोनों ने एक साथ दोबारा फाइट करनी ही थी। तो योंग फै उससे कहता है कि मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और मेरे भी इरादे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि तुम्हारे हैं, मगर उससे पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ।
मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था? तो चेनमिंग कहता है कि तुम और मैं 10,000 साल पहले एक साथ ही मार चुके थे, तो इसलिए अब इस सवाल के पूछने का कोई तुक नहीं बनता है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ना ही मैं वो सब कुछ दोबारा याद करना चाहता हूँ, मगर योंगफे कहता है कि मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है वहाँ, क्योंकि मेरे अंदर भी सेम वैसी ही फीलिंग्स हैं जैसे कि तुम्हारे अंदर है। मैं 10,000 साल के बाद जब अपनी कब्र से बाहर निकला था तो सब कुछ बदल चुका था। 10,000 साल गुजर गए थे और मुझे बस अपनी पुरानी मेमोरीज कुछ हद तक याद थी। मुझे बताओ कि अगर मुझे मेरा पास्ट सही से याद होगा ही नहीं तो तुम मेरे साथ एक फेयर बैटल कैसे लड़ोगे? अगर चेनमिंग उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, तो योंगफे उससे कहता है कि मुझे बताओ, आखिर तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनने के लिए आए हो? तो चेनमिंग फाइनली उसे बताना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं नॉर्दर्न आइस केव के अंदर चला गया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे फादर को फोर्स करूं ताकि वो मुझसे बदला ले। मैं कम से कम भी उस गुफा के अंदर 7 साल तक मौजूद था, मगर जब मैं 7 साल के बाद उस जगह से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आसमान बीच में से कट चुका है और हर एक चीज नीचे आ रही है, यहाँ तक कि गॉड्स और डीमंस वो ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आ रहे हैं। यही वजह है कि उस लड़ाई की वजह से पूरा का पूरा ईस्टर्न लैंड ही कांप उठा था, यहाँ तक कि समंदर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ गई थी कि पूरा का पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट वो एक सुनामी में बदल गया था। वो दिन था जब मैंने गॉड्स और डीमंस को खुद अपनी आंखों से वहां मरते हुए देखा था। वो सब के सब एक साथ ही नीचे आकर गिरे थे और मैं भी उन लोगों के साथ साथ उसी आइस वैली में ही दफन हो गया था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक कि मेरी लवर जिसे मैं बचपन से ही प्यार करता था, सब कुछ एक बार में ही मेरे हाथों से निकल गया, यानी कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। सब लोग उस तूफान में खत्म हो गए। यहाँ तक कि मैं अपनी जूनियर सिस्टर तक को भी नहीं बचाया। सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया और मैं बिल्कुल तन्हा और अकेला रह गया था। और आज भी देखो, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ और मैंने अपना सब कुछ गवा दिया है। ये सब कुछ याद करना मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाता है। मुझे ये सब याद करके ही अपने आप से नफरत होने लगती है। ये सुनकर योंगफे उससे कहता है कि ये दुनिया पूरी तरह से अब बदल चुकी है। पहले के लोग वो इस दुनिया पर आए तो थे, मगर एक साथ ही सबके सब खत्म कर दिए गए और हम दोनों ही इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करना चाहते हैं। हम दोनों जानना चाहते हैं कि आखिर उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से गॉड्स और डीमंस के बीच में इतनी बड़ी जंग हुई कि उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो चेनमिंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम लोग एक दिन सच्चाई के बारे में जान जाएंगे, मगर उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और जब मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा तो मैं तुम्हारी याद में पेपर करेंसी पूरे शहर में फेंकवाऊंगा। इसलिए अब चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मरना डिजर्व करते हो। ये कहने के बाद योंगफे भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और दोनों ही अपने ऑरा के जरिए अपने आप को पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज कर लेते हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। मगर इतने में अचानक योंगफे को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो पीछे पलटकर देखता है। इतने में चेनमिंग को भी पता चल जाता है कि कोई उस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है और उसे लगा कि शायद वो योंगफे का कोई दोस्त होगा, इसीलिए वो योंगफे पर इतनी जोरदार स्प्लैश अटैक करता है कि सामने से फिर योंगफे को भी पलटवार करते हुए एक स्प्लैश अटैक रिलीज करना पड़ता है, जिससे वो अटैक्स वहीं पर ही टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इतने में हम लोगों को वहां पर वही लड़की रूलान आते हुए दिखाई देती है, जो कि असल में क्योटेक वारसेक की काफी पावरफुल डिसाइपल होती है और वो आते हुए कहती है कि चलो अच्छा है कि तुम सारे के सारे यहीं पर एक जगह मौजूद हो, इससे कम से कम मेरा टाइम बच जाएगा और तुम लोगों को ढूंढने के लिए मुझे यहाँ वहां भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे वहां पर देखते ही वो मोंग बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यही वो डीमन गर्ल है जिसने मेरे ब्रदर वांग हुई की जान ली थी, मैं इसकी जान लेकर उसका बदला लूंगा। मगर योंगफे उसे समझाता है कि अभी तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, इसलिए फिलहाल थोड़ी देर आराम करो और उससे लड़ने की कोई जल्दबाजी मत करना। ये बात सुनकर रूलान भी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक और बंदे की भी एंट्री होती है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि
डू हाउ होता है, जो कि पूरी तरह से अपने आप को एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है। वो योंगफै से आते हुए कहता है कि ये दुनिया अब तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि तुम चाहे कहीं पे भी चले जाओ, हम लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ लेंगे और कुत्ते की मौत मारेंगे। जबकि योंगफै यहाँ पर फील करता है कि इसकी एनर्जी टोटली डिफरेंट हो चुकी है, शायद इसने किसी हेवन डीमन आर्ट का यूज किया है। और यहाँ पर हमें फिर मैंगलियर को भी आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखते ही योंगफै भी काफी सरप्राइज होता है कि ये भी यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि मेरे सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये लड़की अब मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत करती होगी, मगर यहाँ पर युआनलोंग ड्रैगन जब उसे देखता है तो वो फिर से उस पर लाइन मारते हुए कहता है कि सुनो सुंदरी, कहाँ थी तुम? क्या तुम मुझे भूल गई हो? उम्मीद है कि मैं भी तुम्हें याद होऊंगा। ये सुनकर योंगफै फौरन से उसका मुंह बंद करवाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लड़की पहले से ही गुस्से में पागल हो चुकी होगी और ऊपर से ये उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। वो ड्रैगन से कहता है कि मैं तुमसे 100 बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मत करो, मगर युआनलोंग कहता है तुमने सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट की है और तुम इसे 100 बार काउंट कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि ये कमीना ड्रैगन यहाँ पे आ गया है, इससे तुम्हें अपना पुराना हिसाब चुकता करके रहूंगी। आज ये ड्रैगन तो मरेगा ही मरेगा, मगर इसके साथ साथ योंगफै भी कुत्ते की मौत मरेगा। उसे इस तरह देखकर रूलान कहती है लगता है कि शायद इस लड़के ने पहले से ही किसी लड़की का दिल दुखाया हुआ है, और इस लड़के की बदकिस्मती ये है कि इस लड़की के पास भी जेड लोटस प्लेटफॉर्म मौजूद है। जबकि यहाँ पर डू हाउ वो चेनविंग से कह रहा होता है कि अगर तुम योंगफै के दुश्मन हो तो फिर तुम हमारे साथ हाथ मिला लो, हम लोग एक साथ मिलकर इसकी बैंड बजाकर रख देंगे। मगर चेनविंग कहता है तुम्हारे साथ ज्वाइनिंग कर लूं? क्या तुम लोग इस लायक हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं? यहाँ पर डू हाउ की मुंह पर बेइज्जती हो जाती, मगर इसके बावजूद भी वो बेशर्मों की तरह बाकी लोगों से कहता है कोई बात नहीं, हम 3 लोग भी काफी है इसे मारने के लिए। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिस पर चेनविंग कहता है कि तुम किस पर हंस रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह हंसने की? ये सुनकर डू हाउ वो भी हैरान हो जाता है कि इसे क्या हुआ है। जबकि यहाँ पर योंगफै उससे कहता है कि चेनमिंग ये बंदा मेरा हारा हुआ अपोनेंट है, अगर तुम चाहो तो तुम इन तीनों में से किसी भी एक के साथ फाइट कर सकते हो और उसे हरा सकते हो। उम्मीद है कि तुम इन तीनों के साथ फाइट करने में मेरा साथ दोगे। ये सुनकर चेनमिंग कहता है मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, मगर तुम्हारी बात भी ठीक है, इन लोगों के साथ लड़ते हुए तुम वैसे ही इंजर्ड हो जाओगे और तुम्हारी कल्टीवेशन भी हाफ हो जाएगी, तो तुम्हें उस वक्त मारने में मजा नहीं आएगा। जहाँ तक बात इस लाल बालों वाले शैतान की है तो इसे मैं खुद देखता हूँ, यूँ समझ लो कि ये मैं तुम पर एक एहसान कर रहा हूँ। डू हाउ कहता है कि मैं भी काफी देर से तुम्हारी बकवास सुनकर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक तो तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो और ऊपर से मेरे खिलाफ इतनी सारी बातें भी कर रहे हो, लगता है कि तुमने मुझे हल्के में ले रखा है। ये कहने के साथ डू हाउ जैसे ही उस पर अपने वेपन से वार करने वाला होता है तो यहाँ पर डोंगफेंग चेंगमिंग वो फौरन से अपनी सोट बाहर निकालता है और उसके अटैक को अपनी सोट के साथ काउंटर करता है। दोनों के अटैक जैसे टकराते हैं तो उनका एनर्जी प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे सारे वॉरियर फौरन से पीछे हट जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डोंगफेंग ने डू हाउ के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है और वो कहता है कि बस तुम इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ इतने एरोगेंट हो रहे थे। ये कहते हुए वो उसे अपनी एनर्जी से पुश करते हुए पीछे धकेल देता है, जिसके बाद डू हाउ वो फौरन से अपनी सोट जनरेट करता है तो इतने में चेनमिंग उस पर आकर टूट पड़ता है और एक के बाद एक सोट अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी पावर देखकर यहाँ पर डू हाउ काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है कि ये बंदा अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा मर्तबा यूज करने के बाद भी उसे दोबारा से इतना जल्दी रिकवर कैसे कर पा रहा है। मगर हम देखते हैं यहाँ पर चेनमिंग वो फौरन से अपनी सोट के साथ एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है जो कि सीधा जाकर डू हाउ को हिट कर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि चेनमिंग यहाँ पर अपनी एनर्जी पूरी तरह से उस सोट के अंदर चार्ज करता है और इतना पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करता है कि वो सीधा डू हाउ की तरफ जा रहा होता है और डू हाउ उसे देखकर काफी सरप्राइज होता है कि ये तो डिस्ट्रक्शन डाओ अटैक है। और योंगफै को भी इस टेक्निक का पता चल जाता है कि ये हजारों साल पुरानी डाओ ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक है। आज से 10,000 साल पहले डोंगफेंग शांटियान ने इस अटैक को यूज किया था, जिसने यूशियन की पूरी लाइफ फोर्स को ही खत्म कर दिया था। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डोंगफेंग चेंगमिंग वो फौरन से उसी एनर्जी से फौरन वहां पर एक स्पिरिचुअल बर्ड क्रिएट कर लेता है और वो बर्ड साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसका वो स्पिरिट बर्ड फौरन से डू हाउ पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और उसे
अपना शिकार करना चाहता था, मगर डू हाउ वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं था। वो यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज करते हुए उस बर्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उसका ये अटैक देखने के बाद यहाँ पर चेनमिंग को भी एक हल्का सा झटका लगा था। वो कहता है कि ये तो 7 डीमन ब्लेड यानी कि उसका अपग्रेडेड वर्जन 7 हेवन स्लैंग टेक्निक थी। तुमने से कैसे यूज किया है? ये तो चेन फैमिली की टेक्निक है। मगर योंगफे उसे बताता है कि ये हमारी चेन फैमिली का मेंबर नहीं, असल में मेरे फादर ने हमारी चेन फैमिली की लाइनेज वो अपने सर्वेंट्स को ट्रांसफर की थी और इन लोगों ने वो सारी टेक्निक्स अच्छी तरह से मास्टर कर रखी है। मगर चेनमिंग कहता है अगर इसके पास हेवन डिफाइंग टेक्निक है तो क्या हुआ? जबकि यहाँ पर रुवोलान कहती है वैसे भी ये फाइट अब शुरू हो ही चुकी है, तो फिर मैं यहाँ अकेले खड़े होकर तमाशा नहीं देखने वाली। वो योंगफे से कहती है कि उम्मीद है कि तुम काफी पावरफुल होगे, कम से कम इतने ताकतवर तो होगे कि मेरे अटैक को झेल पाओगे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए एक बड़े से पत्थर जैसी चीज की जरूरत है। मगर योंगफे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहती हो। मोहतरमा कहीं तुम्हें ये बड़े बॉल भारी ना पड़ जाए। इतना कहने की देर थी कि रुवोलान उसकी तरफ झपटने की कोशिश करती है तो बीच में युआन लोंग कहता है बस अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो बीच में एक जोरदार धमाका करके हर जगह स्मोक फैला देता है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। मगर योंगफे उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? उस लड़की को चुराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, उसने मुझे ललकारा है तो मैं उसके साथ फाइट करूंगा। मगर युआन लोंग कहता है कि सुनो ब्यूटीफुल गर्ल, ग्रैंडपा लोंग ने अपनी एनर्जी को काफी हद तक रिकवर कर लिया है और तुम उसके साथ अब अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हो। उसकी बातें सुनते ही रुवोलान गुस्से में भड़क जाती है और अपनी सोर्ड तेजी से उसकी तरफ थ्रो कर देती है। वो सोर्ड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो हवा को भी चीरते हुए बीच में से जा रही होती है, जबकि वो जैसे ही युआन लोंग से टकराती है तो उनके बीच में एक जोरदार धमाका होता है और हर जगह एनर्जी फैलती है। मगर उस ड्रैगन को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी थी, उल्टा वो और भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुमने अपने दद्दू पे अटैक किया है, तुम्हें मैं आज से ये कर्ज दे रहा हूँ कि तुम आगे चलकर उस गंजे से शादी करोगी। इस तरह का कर्ज मिलने पर तो रुवोलान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके बदन में आग सी लग जाती है और वो फौरन से अपनी फुल पावर को यूज करने के मूड में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो फौरन से यहाँ पर मेंगलियार की तरह का ही एक जेड लोटस समन कर लेती है। उस लोटस को देखते ही योंगफे कहता है कि ये जेड लोटस फ्लावर और जेड लोटस प्लेटफॉर्म दोनों ही टॉप लेवल के ट्रेजर्स हैं, यानी कि दोनों ट्रेजर्स को सेम जेड डिवाइन से बनाया गया है। और मेंगलियार भी उस फ्लावर को गौर से देख रही होती है, शायद उसकी नजर उस फ्लावर पर थी, शायद वो उसे चुराना चाहती है। मगर यहाँ पर वो दद्दू कह रहा होता है कि अगर मेंगलियार वो ट्रेजर चुरा लेती है तो वो उसे अपने फ्लावर जेड लोटस के साथ मर्ज करने की कोशिश करेगी, जिससे उसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो लेजेंडरी कमान के बराबर आ पहुंचेगी और वो उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने के लिए फौरन से अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें रुवोलान को दिखाया जाता है। वो फौरन से उसी लोटस के अंदर से एक विप बाहर निकालती है। वो विप काफी ज्यादा लचीला और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत और पावरफुल भी होता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और वो उसी विप के जरिए उस ड्रैगन को मारना शुरू कर देती है। ये देखकर योंगफे कहता है कि उस ड्रैगन ने खामखा में ही इस लड़की से पंगा ले लिया है, जबकि ये लड़की खुद को टाउस कल्टीवेटर कहती है मगर उसने अभी तक टाउ हार्ट को तो कल्टीवेट किया ही नहीं है। जबकि रुवोलान अभी भी उसी विप के जरिए उस ड्रैगन को मारती जा रही होती है, जिससे युआन लोंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और रुवोलान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में जैसे ही रुवोलान उस विप की पावर को बढ़ाते हुए उससे एक पावरफुल अटैक करने की तैयारी करती है तो ये देखते ही युआन लोंग फौरन से वहां से दूर हटने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उस विप के जरिए उसे पकड़ लेती है और युआन लोंग चाहकर भी वहां से दूर नहीं भाग पाता और वो लड़की उस विप के जरिए उसे आहिस्ता आहिस्ता खींचकर वापस नीचे की तरफ ला रही होती है। जैसे ही युआन लोंग थोड़ा सा करीब आता है तो वो दोबारा से उसी विप को उसके मुंह पर मारना शुरू कर देती है, जिससे युआन लोंग भी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है और वो लड़की उसे फिर पकड़कर बहुत ही जोर से खींचते हुए जमीन पर दे मारती है, जिस पर योंगफे को लगा कि शायद अब उसकी हड्डी पसली टूट गई होगी। मगर वो दद्दू कहता है ये इमारत पुरानी जरूर है मगर इसकी बुनियाद काफी मजबूत है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रुवोलान वो अभी भी बिल्कुल गुस्से में पागल हो चुकी होती है और उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उस ड्रैगन की हड्डी पसली तोड़कर ही दम लेने वाली थी, जिसके बाद वो उसे फौरन से अपने लोटस के अंदर चारों तरफ से लॉक करना शुरू कर देती है ताकि वो उसे एक जगह फंसाकर बुरी
बुरी तरह मारे, मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लॉक होता है और वो लड़की ऊपर से थंडर लाइटनिंग गिराने की कोशिश करती है तो युआन लॉन्ग अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, जिससे वो खुद को बहुत ही आसानी से उन अटैक से बचाता है और फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं इतना कमजोर हूं। जबकि वो लड़की यहाँ पर उस लोटस का एक लीफ लेकर एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो टेक्निक यूज करती है, जिससे वो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पर युआन लॉन्ग ड्रैगन कहता है चलो तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कैसे यूज की जाती है। ये कहते हुए वो फौरन से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी वो एक ड्रैगन बॉडी से एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और योंगफै कहता है कि ये भला कब से इस तरह की टेक्निक को जान गया, क्या ये वाकई में एक ट्रू वॉरियर में कन्वर्ट होने वाला है। मगर हमें दिखाया जाता है युआन लॉन्ग ड्रैगन सिर्फ अपनी गर्दन तक ही ह्यूमन फॉर्म में आता है और ऊपर का हिस्सा वही ड्रैगन वाला रह जाता है, जिस पर योंगफै को भी एक जोर का झटका लगता है और वो कहता है कि इस पागल ने अभी भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीटली नहीं सीखा है। मगर युआन लॉन्ग ड्रैगन वो तो अपनी खूबसूरती पर इतना इतरा रहा होता है कि जिसे उससे ज्यादा खूबसूरत ड्रैगन तो इस दुनिया में कभी पैदा भी नहीं हुआ होगा। वो सब लोगों से कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे इस चार्मिंग फेस पर जल रहे हो, तुम्हें ऊपर वाले ने खूबसूरती नहीं दी तो मैं क्या करूं, पर अगर मेरे पास मेरी पहले वाली खूबसूरती वापस आ जाए तो यकीन जानो दुनिया की सारी लड़कियां मेरे लिए पागल हो जाएंगी। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने दोनों हाथों से एक वेपन क्रिएट करता है जिसे हम लोग नानचप्पू कहते हैं और युआन लॉन्ग ड्रैगन उस नानचक्कू के साथ कहता है कि चलो तो आओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि रियल स्किल्स क्या होते हैं। मेरे पास जो ये ट्रेजर है ये हेवन एंड अर्थ का नंबर 1 सुप्रीम ट्रेजर है। तुम लोगों ने आज से पहले कभी भी इस तरह का ट्रेजर देखा तक नहीं होगा, मगर तुम्हारे ग्रैंडपा के पास ये सारी चीजें मौजूद हैं और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो इस वेपन के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। रुवोलान जब ये देखती है तो वो कहती है कि ये तो ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन फुट है जिसे ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन के फुटप्रिंट के साथ फोर्क किया गया था और मेंगलियार भी उसे देखते ही कहती है कि ये एक डाउ लेवल का ट्रेजर है, मुझे इसे हर हाल में हासिल करना होगा। जबकि यहाँ पर चेनमिंग वो डुहाओ पर अटैक करते हुए कहता है कि ज्यादा लालच मत करो, यहाँ पर तुम्हारी अपनी जान खतरे में है इसलिए पहले अपनी जान बचाने पर फोकस करो। मगर यहाँ युआन लॉन्ग उस लड़की से कहता है कि चलो आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्किल्स क्या होते हैं, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, आ जाओ ग्रैंडपा तुम्हें पप्पी देगा। मगर रुवोलान कहती है ये ट्रेजर सच में बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसे मारकर मैं ये आसानी से हासिल कर सकती हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही आगे बढ़ने लगे सुनकर वो ड्रैगन कहता है तुम तो बड़ी बेशर्म हो, तुम तो ग्रैंडपा पर अटैक करने के लिए आ गई। मगर युआन लॉन्ग ड्रैगन उस विप के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उस लड़की के साथ क्लोज कॉम्बैट में उसे हराने की पूरी कोशिश करता है और उसका नानचप्पू वो हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक भी कर रहा था। इसे लग रहा था कि जैसे युआन लॉन्ग ड्रैगन के अंदर ब्रूस ली की सोल आ गई है, क्योंकि वो सेम टू सेम ब्रूस ली की तरह ही आवाजें भी निकाल रहा होता है और दूसरी तरफ रुवोलान उस पर विप मार मार कर थक गई होती है। जबकि मेंगलियार कहती है ये ट्रेजर अगर हम लोगों ने इससे न छीना तो ये अल्टीमेटली योंगफै के पास जा पहुंचेगा और योंगफै इसके जरिए एक अल्टीमेट आर्मर बना लेगा। ये कहने के बाद वो उन लोगों की तरफ देखती है तो योंगफै देखता है वो लड़की फौरन से उस ड्रैगन की तरफ जा रही है, जिस पर वो समझ जाता है कि मुझे लगा ही था कि ये लड़की कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगी। जबकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि युआन लॉन्ग ने रुवोलान को अपने स्किल्स के दम पर पीछे धकेल दिया होता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, मगर इतने में मेंगलियार पीछे से आती है और वो आते साथ ही उस युआन लॉन्ग ड्रैगन पर एक बार में ही बहुत सारी सोर्ड्स एक साथ ही थ्रो कर देती है। ये देखकर युआन लॉन्ग कहता है कि चलो आ जाओ ग्रैंडपा तुम्हें ये टेक्निक यूज करना सिखाता है। ये कहने के साथ वो वहां पर एक पोर्टल की तरह का आर्मर बनाकर उन सारे के सारे अटैक्स को वहीं पे ही रोक लेता है और रुवोलान वो मेंगलियार से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ट्रेजर छीनने की। इतना कहने के बाद वो यहाँ पर अपनी फाइनल टेक्निक को यूज करने के लिए अपनी टेक्निक जैसे ही स्टार्ट करती है तो दूसरी तरफ से युआन लॉन्ग वो अब भी मेंगलियार के साथ फाइट कर रहा होता है और उसे पता भी नहीं था कि यहाँ पर रुवोलान उस पर अटैक करने के लिए क्या करने वाली है। मगर योंगफै उसे दूर से देखता है तो वो फौरन से उस मॉन्क से कहता है कि ब्रदर तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो इसलिए तुम फाइट नहीं कर पाओगे, बेहतर यही है कि तुम फौरन से यहाँ से दूर चले जाओ। ये सुनते ही वो मॉन्क वहां से फौरन से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है चेनमिंग वो डुहाओ को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी लाजवाब होती है कि डुहाओ चाहकर भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि वो उस ट्रेजर को किसी तरह हासिल करे, मगर यहाँ पर उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। वो किसी तरह चेनमिंग से जान छुड़ाना
करवाना चाहता था। और यहाँ पर वो दद्दू तो अकेला ही उन दो लड़कियों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है, और जैसे ही यहाँ पर वो मैंगलियार को पीछे धकेलता है तो दूसरी तरफ से मैंगलियार भी उस पर पलटवार करती है और फिर से वही स्वॉर्ड तेजी से थ्रो करती है, जिस पर युआन लोंग उनसे कहता है तुम दोनों लड़कियों में मार्शल एथिक्स बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग जानबूझकर मुझे फोर्स कर रहे हो ताकि मैं अपना अल्टीमेट वेपन यूज करूं। मगर यहाँ पर रुवुलान अपनी एनर्जी पूरी तरह से चार्ज कर चुकी होती है और वो अपना फाइनल अटैक करने के लिए भी तैयार थी। जैसे ही वो उस एनर्जी को रिलीज करती है तो युआन लोंग ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है और वो देखता है कि उन दोनों लड़कियों ने एक साथ ही उस पे अटैक कर दिया है। तो वो फौरन से योंगफे से कहता है कि प्लीज मेरी आकर जान बचाओ। उसे लगा कि शायद आज उसका आखिरी दिन है और वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है, मगर अचानक से योंगफे आ जाता है और वो एक जोरदार स्लैश अटैक करते ही उन दोनों के दोनों अटैक्स को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इस ब्लास्ट से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो दोनों की दोनों लड़कियां उस धमाके की वजह से काफी दूर आकर गिरी थी और उन दोनों को ही अंदाजा हो जाता है कि योंगफे की पावर वो कितनी खतरनाक है। मगर यहाँ पर योंगफे उन दोनों से कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत खेल खेल लिए, लगता है तुम लोग शायद भूल गए हो कि यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।